बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका मई जून 2020 का पेपर 1 करेंगे जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो आपको फोल्डर मिलेगा मई जून 2020 एएस लेवल अकाउंटिंग, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर का स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। 21 में कहता है अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस है, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। बजटेड ओवरहेड्स $20,000 के दिए हुए हैं। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स जो रिलेट करती हैं 2000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर ये बजटेड ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट हुआ है। डायरेक्ट लेबर का जो रेट है एक्चुअली जो आप पे करते हैं अपने वर्कर्स को वो $20 पर आवर के हिसाब से है। अ जॉब यूज मटेरियल कॉस्टिंग $45। एक जॉब है जो बनाई है आपने, काम किया, उसके ऊपर मटेरियल जो आपका लगा वो $45 का लगा है। एंड 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर और 6 घंटे डायरेक्ट लेबर के उसमें लगे हैं। ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड। कि ओवरहेड्स जब आप चार्ज करते हैं जॉब के ऊपर तो वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर करते हैं। Which was the cost of the job before adding any profit? What was the cost of the job before adding any profit? कि क्या जो जॉब है उसकी कॉस्ट कितनी थी प्रॉफिट ऐड करने से पहले। कॉस्ट का मकसद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि आपने एक्चुअली बनाया क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब आप कैलकुलेट करते हैं उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट लेबर होती है और फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ये 3 चीज़ें अगर मिलती हैं, ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है इसमें रॉयल्टी भी समटाइम्स ऐड कर लेते हैं, तो फिर रॉयल्टी भी डायरेक्ट लेबर के साथ आ जाता है, तो इसको फिर हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और रॉयल्टी को अगर हम मिलाएं तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, और उसके अंदर फिर फैक्ट्री ओवरहेड को आप प्लस कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बन जाता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो यहाँ इसने बताया है कि इसने ऑलरेडी बजटेड का मकसद क्या होता है कि नॉर्मली जब हम बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद है कि हम बजटेड ओवरहेड पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एक्टिविटी लेवल भी, जैसे ये जो कंपनी है इसने बजटेड ओवरहेड $20,000 के कैलकुलेट किए और 2000 डायरेक्ट लेबर आवर्स की एक्टिविटी है कि इस एक्टिविटी लेवल के ऊपर 20,000 का ओवरहेड लगेगा। तो आपसे जब ये पूछ रहा है तो देखें मटेरियल की कॉस्ट तो इसने आपको खुद दे दी $45, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल $45 का दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर के 6 घंटे लगे हैं तो डायरेक्ट लेबर 6 आवर्स हैं और पर आवर का रेट $20 देखें सवाल में उसने आपको दिया है। तो $20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये आपका 120। तो $120 की जो है आपकी लेबर लगी। फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड की 2 चीज़ें इसने आपको दी हैं, बजटेड ओवरहेड्स दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं। तो आप पहला काम ये करें कि बजटेड ओवरहेड को ऊपर रखें और ये जो इसका 2000 जो डायरेक्ट लेबर आवर्स की जो एक्टिविटी है इसको नीचे रखें। तो 20,000 को अगर आप डिवाइड करें 2000 से तो यू गेट $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है अप्लाई होगा, क्योंकि उसने कहा है कि ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितनी आपकी यूज हुई हैं? 6 आवर्स यूज हुए हैं आपके। फैक्ट्री ओवरहेड 6 आवर्स यूज हुए हैं और जो रेट आपने निकाला है बजटेड ओवरहेड का वो $10 के हिसाब से निकाला है, तो 60 ये बनते हैं आपके। इन तीनों को प्लस करें, डायरेक्ट मटेरियल $45, डायरेक्ट लेबर $120 और फैक्ट्री ओवरहेड $60, तो ये तीनों मिला के $225 बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो फिर आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये $225 आप देख रहे होंगे कि चॉइस डी के अंदर आपको दे रहा है। तो 21 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो राइट चॉइस है हमारी वो फिर डी चॉइस बनती है, और लॉजिक मैंने आपको बताई। इस सवाल के अंदर बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आपको समझ आनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर तीन कंपोनेंट बड़े बड़े होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और अगर रॉयल्टी दी हुई है तो उसे भी शामिल कर लें, ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। सवाल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ था, लेबर के घंटे दिए हुए हैं और लेबर का रेट भी दिया हुआ था। आपने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लेबर निकाल ली। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो उसने आपको बताया है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने उसका रेट कैलकुलेट करा है, 20,000 का बजटेड ओवरहेड्स दिया हुआ था और घंटे $2,000 थे, तो $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर का रेट आपके पास आ गया। 6 आवर्स जो है आपने डायरेक्ट लेबर यूज़ करी है इस जॉब के अंदर, उससे 10 को मल्टीप्लाई करा, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, तीनों को प्लस किया आपने, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के ऊपर अगर आप क्राशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसमें जाकर देखें। ये मैंने बड़ी डिटेल्ड से बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आते हैं। अ बिजनेस हैज़ प्रोवाइडेड द प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टीमेट्स ऑफ लेबर कॉस्ट फॉर नेक्स्ट मंथ, कि उसके ये एस्टीमेट्स हैं लेबर कॉस्ट के। जो लेबर कॉस्ट है उसके 3 एस्टीमेट्स उसने दिए हैं आपको नेक्स्ट मंथ के। यूनिट्स प्रोड्यूस कहता है अगर 600 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें तो टोटल लेबर कॉस्ट जो है $5,690 लगेगी। अगर हम 800 यूनिट्स बनाएं तो $6,170 की टोटल कॉस्ट लगेगी, और अगर हम 1,100 यूनिट्स बनाएं तो फिर $6,890 की आपकी टोटल लेबर कॉस्ट लगेगी। कहता है व्हाट वाज द मंथली फिक्स लेबर कॉस्ट, ये बताएं कि मंथली फिक्स लेबर कॉस्ट कितनी है। तो इसका मकसद है टोटल लेबर कॉस्ट के अंदर 2 एलिमेंट शामिल हैं, एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और एक आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो ये पूछता ये है कि इसके ऊपर ये बताएं कि फ़िक्स कॉस्ट कितनी है। आपको पता है कि फ़िक्स कॉस्ट जो है लेवल अगर एक्टिविटी के चेंज भी हों, अगर आप 600 यूनिट्स से 800 यूनिट्स बना रहे हैं या 800 से 1100 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। जो चेंज होने वाला कंपोनेंट है वो फिर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो होगी। तो जब भी इस किस्म का सवाल आए तो एक मेथड कहते हैं, उसे कहते हैं हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी उसकी लोअर एक्टिविटी ले लें और उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी ले लें। जैसे ये देखें, लोएस्ट एक्टिविटी जो है आपकी 600 है और हाईएस्ट एक्टिविटी 1100 है, तो 1100 में से ये 600 को माइनस कर दें आप। इसी तरीके से जो उसकी कॉस्ट दी हुई है, जो लोएस्ट कॉस्ट है और जो हाईएस्ट कॉस्ट है, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है आपकी 6890, बल्कि आप इसको यूं करें कि कॉस्ट को ऊपर रखें आप, कॉस्ट को 6890, ये हाईएस्ट कॉस्ट है आपकी और लोएस्ट कॉस्ट है 5690, और एक्टिविटी जो हाईएस्ट थी 1100 यूनिट्स थी और लोएस्ट जो है वो 600 थी। तो ये हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। 6890 में से मैंने माइनस किया 5690, तो 1200 ये मेरे पास आया, और 1100 में से 600 को मैंने माइनस किया तो 500 आता है मेरे पास। इसको डिवाइड कर दें, 1200 को 500 से डिवाइड किया तो 2.4 आता है। ये जो वेरिएबल फैक्टर है एक्चुअली ये 2.4 है। इस 2.4, क्योंकि देखिए इनकी एक्टिविटी को अगर हम चेंज करके हम डिवाइड करते हैं हाई लो मेथड के तहत, तो जो एलिमेंट आता है वो एक्चुअली आपका वेरिएबल फैक्टर होता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ ये चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करा, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इसकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसको निकालने का पर्पज़ ये होता है कि जब आप इसको निकाल लेंगे तो किसी भी एक्टिविटी के ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करें, जैसे देखिए 600 पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 600, ये आपके पास कितना आ गया, 1440। ये वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है उसने, ये 600 के ऊपर 5690, इसमें से लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट 1440।
तो 5690 में से माइनस किया 1440 तो 4250, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। और 4250 अगर आप देखें तो फिर डी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो डी चॉइस जो है 22 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी, वो डी चॉइस होगी। मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं, अब हम एक्टिविटी 1100 को लेते हैं। तो ये जो हाई लो मेथड से जो आप निकालते हैं, एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट का रेट आप निकाल रहे होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट जब का रेट आपको निकल जाए तो किसी भी लेवल के ऊपर अप्लाई करके आप देखें रिजल्ट एक ही आएगा। जैसे अब मैं 1100 के ऊपर अगर इसको अप्लाई करूँ, 1100 यूनिट्स पे 2.4 के हिसाब से मैंने अगर करा है अप्लाई, तो 1100 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 ये 2640 आता है। और इस लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी है, 6890। तो 6890 में से मैं अगर 2640 जो वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस करूं तो देखें कितना आएगा, 6890 माइनस 2640, 4250। ये देख रहे हैं आप, 4250 एंड 4250। तो आप किसी भी लेवल के ऊपर जब इसको निकालेंगे तो फिर एक ही आएगी फिक्स कॉस्ट आपकी। तो इट्स वेरी आई मीन टू से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। हाई लो मेथड जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो हाईएस्ट एक्टिविटी में से लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट को आप माइनस कर दें, यूनिट्स को माइनस करें, तो जो फिर उसके बाद डिवाइड करके रेट निकाल लें। जो भी रेट आपके पास आए, आप याद रखिएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट का रेट है। उसको जब आप यूनिट्स पे अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जो टोटल कॉस्ट आपकी दी हुई है उसमें से उसको माइनस कर दें तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो 22 आपने इस तरीके से करा। 23 के अंदर आते हैं, वाई आर सर्विस सेंटर कॉस्ट एपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। जो सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्यों एलोकेट करते हैं, क्यों एपोर्शन करते हैं, ये बताएं। तो देखिए होता क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो कुछ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पर प्रोडक्शन डायरेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ सर्विस सेंटर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। अब ये सर्विस सेंटर हैं क्योंकि अगर प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, स्टोर के अंदर माल नहीं रखा जाएगा, वहाँ से इशोरेंस प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका सप्लाई चेन का फंक्शन अगर डिस्टर्ब होगा तो आप प्रोडक्शन भी नहीं बना सकते। तो वहाँ कॉस्ट लग रही है, लोग भी काम करते हैं, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है। तो जो सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप इसलिए एलोकेट करते हैं कि आपको पता चल जाए कि टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर आप सर्विस सेंटर की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आपके पास आएगी। सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट लगी है वो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे। तो सर्विस सेंटर की कॉस्ट को प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसमें एलोकेट करने का बुनियादी पर्पज़ ये होता है कि टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाए, और जब टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे वो फिर राइट और करेक्ट प्राइस नहीं होगी, क्योंकि उसमें सर्विस सेंटर की कॉस्ट ही शामिल नहीं होगी। तो दैट वाज द लॉजिक जो मैंने आपको समझाई। नंबर 1 में आते हैं, टू एक्ट एज ए चेक ऑन सर्विस सेंटर मैनेजर्स। सर्विस सेंटर के मैनेजर्स के ऊपर चेक होगा, ये इनकरेक्ट है। इसके लिए तो फिर हम बजटिंग का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs होते हैं जिससे हम सर्विस सेंटर के मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। टू असर्टेन वेदर सर्विस सेंटर आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये असर्टेन करने के लिए कि कॉस्ट सेंटर इफेक्टिव भी है या नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। कॉस्ट सेंटर की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए उनके KPIs जो मैं बता के आ रहा हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के, उनसे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और उन्होंने काम क्या करा, तो ये इनकरेक्ट है। सी के अंदर आते हैं, टू इंश्योर द सर्विस सेंटर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइसेस। ये बिल्कुल सही बात है कि टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड हो रही है। टोटल कॉस्ट आप निकाल रहे हैं और वहाँ से फिर सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट का लेवल है वो रखकर। तो सी जो है वो राइट चॉइस है। इसके अंदर डी भी पढ़ लेते हैं, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर। ये भी इनकरेक्ट है कि मिनिमाइज कैसे करेंगे आप, अपोर्शन कर रहे हैं आप। तो ये 23 के अंदर जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है, और वो क्यों है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, द फॉलोइंग डेटा वर अवेलेबल फॉर ए डिपार्टमेंट फॉर जुलाई। ये एक डेटा अवेलेबल है जुलाई के महीने का। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके, डायरेक्ट लेबर 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके लगे, मशीन आवर्स जो हैं वो 60,000 लगे आपके, और ओवरहेड्स आपका $480,000 का है। जबकि एक्चुअल की पोजीशन ये है कि डायरेक्ट लेबर के 41,950 आपके आवर्स यूज़ हुए,
मशीन आवर्स जो है 60,900 है और जो ओवरहेड्स लगा है 499,200 आपका यूज़ हुआ। व्हाट वाज द ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर जुलाई? जुलाई के महीने के अंदर ओवर था या अंडर एब्जॉर्ब हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने अप्लाई किया उस जॉब के ऊपर जो जुलाई के महीने में वो ओवर एब्जॉर्ब था या अंडर एब्जॉर्ब था? तो देखें, इसके लिए जब भी फैक्ट्री ओवरहेड याद रखिएगा कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टर्म इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है कि जो बजटेड इंफॉर्मेशन होती है उसकी मदद से हम रेट निकालते हैं, उस रेट को एक्चुअल एक्टिविटी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। फिर उस अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को जब कंपेयर करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से तो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब आपके पास एब्जॉर्प्शन आपके पास पता चलेगी कि आपने ओवर अप्लाई किया है या अंडर अप्लाई किया है। तो यहाँ आ जाते हैं, देखिए दो एक्टिविटी हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दे रहा है और मशीन आवर्स भी दे रहा है। जब भी ये दो किस्म की चीज़ें आपको दे तो आप याद रखिएगा कि मशीन आवर्स को यूज़ कीजिएगा अपनी कैलकुलेशन में। मशीन आवर्स जो हैं, जो भी मशीन के घंटे आपको दिए हुए हैं, मशीन अगर चल रही है और तो नॉर्मली फिर एज्यूम कीजिएगा कि मशीन ओरिएंटेड ये प्रोडक्शन हो रही है, तो मशीन के आवर्स को यूज़ कीजिएगा बजटेड ओवरहेड का रेट निकालने के लिए। तो देखें, हम बजटेड ओवरहेड्स 480,000 आपको दिया हुआ है और मशीन के आवर्स जो हैं वो 60,000 आपको दिए हुए हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट आप निकालने कैसे? 480,000 को डिवाइड किया आपने 60,000 से, तो $8 पर मशीन आवर्स, यानी एक मशीन का घंटा अगर इस्तेमाल होता है, मशीन चलती है, तो $8 आपका जो है फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो एक्चुअल मशीन के घंटे कितने चले? 60,900। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? ये देख रहे हैं, एक्चुअल 60,900 मल्टीप्लाइड बाई जो 8 का रेट निकाला है ये निकाल लें। 60,900 मल्टीप्लाइड बाई 8, 487,200 ये फैक्ट्री ओवरहेड लगा जो एक्चुअली आपने अप्लाइड किया है। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का मकसद है कि जो एक्चुअली प्रोडक्शन के ऊपर आप लेकर गए जो फिगर वो ये लेकर गए हैं, इसको कंपेयर करें एक्चुअल से। एक्चुअल देखें, एक्चुअल ओवरहेड जो है जुलाई के महीने का वो कितना आ रहा है? जुलाई के महीने का एक्चुअल ओवरहेड जो है 499,200 था। तो 499,200 था, आपने प्रोडक्शन पे कितना अप्लाई किया? 487,000। तो इसका मकसद है इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं 499,200 में से माइनस कर दूं 487,200 तो आई गॉट 12,000 और ये अंडर एब्जॉर्ब है। अंडर एब्जॉर्ब आप देख रहे होंगे, अंडर देख रहे हैं। 499,000 एक्चुअल ओवरहेड था और आपने जो प्रोडक्शन पे अप्लाई किया 487,200। तो 499,200 में से 487,200 आपने माइनस किया तो 12,000 अंडर एब्जॉर्ब आपके पास था। तो यहाँ देखते हैं डी के अंदर देखें लिखा हुआ है 12,000 अंडर एब्जॉर्ब, देख रहे हैं आप। तो 24 की जो राइट चॉइस बनती है फिर आपकी डी चॉइस बनेगी और लॉजिक मैंने आपको बताई। तो इसमें कंसेप्ट आपका सिर्फ यही है कि बजटेड ओवरहेड, इसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स भी आपको दिए हुए थे, मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं। इन दोनों में से पहले तो पिक करना कि हम किसको अप्लाई करके किसको यूज़ करके बजटेड ओवरहेड का रेट निकालें। तो मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स अगर दिए हुए हैं तो फिर मशीन आवर्स को आप यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मशीन ओरिएंटेड अगर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो फिर मशीन आवर्स को यूज़ करते हैं। बाकी फिर आपने देखा कि क्या हुआ है। 25 में आते हैं, विच स्टेटमेंट्स अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट। कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग वो होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम निकालते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल कर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है।
इट कैनॉट बी यूज्ड एज ए बेसिस टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। ये करेक्ट की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप करते यही है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, बात बिल्कुल सही है कि जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मटेरियल आपके पास शॉर्ट है फॉर एग्जांपल, तो जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस करके वहाँ मटेरियल को यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई कोई सेलिंग कोई ऑर्डर आपके पास आया है तो ऑर्डर में आप देखते हैं कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरी हो रही है और फिक्स कॉस्ट जो है अगर पूरी ना भी हो रही हो, तो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर का जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सेकंड जो चॉइस है ये सही है। इट रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली इसका फोकस ये होता है वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो वेरिएबल कॉस्टिंग की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसकी मदद से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं। तो अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ तो फिर सेकंड चॉइस मुझे सही लगती है, और सेकंड चॉइस जो है वो सी के अंदर देखें आपको कह रहा है 2 ओनली। तो 25 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी सी चॉइस है 2 ओनली। 26 में आते हैं, अ कंपनी विथ फिक्स कॉस्ट ऑफ $50,000 and a contribution to sell ratio of 40% makes a profit of $30,000। $30,000 का वो प्रॉफिट बनाती है, फिक्स कॉस्ट है उसकी $50,000 की, और जो प्रॉफिट उसने बनाया वो $30,000 का बनाया। और रेट जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जिसे हम कहते हैं CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40% है। 40% का मकसद है कि 0.4 भी मैं कह सकता हूँ सिंपल करने के लिए। व्हाट आर द टोटल कॉस्ट, ये बताएं कि टोटल कॉस्ट हैं कितनी इस लेवल पे। जब भी इस किस्म की कोई चीज़ आए तो देखिए हम क्या करते हैं, कि ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट को हम ऊपर रखते हैं, ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को नीचे रख देते हैं, तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है? ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स होती है कि जहाँ पर नाइदर यूर प्रॉफिट, आई मीन टू से मेकिंग प्रॉफिट नॉर लॉस, ना आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं ना लॉस बना रहे होते हैं, आपकी सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है इनको आप प्लस कर लें। फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 है और इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर लें, प्रॉफिट 30,000 है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और प्लस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40% है तो 0.4 कर लें। तो ये ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स क्या है कि इस प्रॉफिट को हमने एज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि यार ये भी कॉस्ट ही है, तो टोटल कॉस्ट है कितनी, यानी टोटल इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो एक्चुअली किस लेवल की मुझे सेल्स रिक्वायर्ड होगी। यानी अगर 30,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए और 50,000 की फिक्स कॉस्ट है मेरी, तो इन दोनों को पूरा करने के लिए मुझे सेल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इन दोनों को प्लस करके आप कर लें, ये 80,000 आ गया आपका, और इसको फिर 0.4 से डिवाइड कर दें। तो 80,000 को डिवाइड किया 0.4 क्या है, 40% को मैंने सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में करके 0.4 कर लिया है, तो ये 200,000 आता है। कि 200,000 के ब्रेक इवन सेल्स आ गई। अगर इसमें से मैं लेस कर दूं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है मेरा, 30,000 का प्रॉफिट है मेरा, तो कितना आ गया मेरे पास, ये टोटल कॉस्ट आ गई। देखिए दो ही चीज़ें हैं ना, या तो आपकी टोटल कॉस्ट है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, सेल्स आपकी 200,000 की आपने निकाल ली, इसमें से 170,000 की टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। रिवर्स वर्किंग करके मैंने ब्रेक इवन सेल्स निकाली। ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए मैंने कंसेप्ट वही इस्तेमाल करा कि मैंने कहा यार 50,000 की फिक्स कॉस्ट है, 30,000 का प्रॉफिट है, तो इस 80,000 को कवर करने के लिए मुझे सेल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। इस कंसेप्ट के तहत मैंने इनको प्लस करा और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो थी 0.4 मैंने नीचे कर दी, तो ब्रेक इवन सेल्स आ गई। ब्रेक इवन सेल्स में से जब मैंने प्रॉफिट को माइनस करा तो टोटल कॉस्ट आ गई। वो आपसे पूछ भी यही रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी होंगी, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट।
तो बी चॉइस के अंदर अगर 26 में आप देखें तो $170,000 उसने दिया है, तो वी कैन सेफली से कि 26 की जो राइट चॉइस बनती है वो फिर बी चॉइस बनेगी। 27 में आते हैं, बट इज़ नॉट एन एजम्पशन मेड इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर जो हमारा यानी कॉस्ट और वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम यूनिट्स कह लें आप कि कॉस्ट को और यूनिट्स को प्रॉफिट एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो उसके अंदर व्हाट इज़ नॉट एन एजम्पशन मेड, कौन सा एजम्पशन है जो एक्चुअली नहीं अप्लाई करते आप इसके अंदर। तो यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये तो इनकरेक्ट बात है। देखें इनकरेक्ट इसलिए है कि जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स होती है, जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी गिर जाएगी। देखें फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 है, आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो कितना आ गया $5 पर यूनिट। अब ये $50,000 आपके कांस्टेंट है और अब आप कितने बना रहे हैं, आप 15,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो 3.3 देख रहे हैं आप, ये 5 से 3.3 यानी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी गिर गई। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर जब यूनिट लेवल आपका बढ़ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट आपकी पर यूनिट की गिर जाएगी, और अगर यूनिट कम हो जाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए ये तो इनकरेक्ट है। यूनिट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होती है, आप चाहे जितने यूनिट्स बनाएं, अगर आपकी $10 की पर यूनिट की प्राइस है तो आप ये तो नहीं करेंगे ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस को चेंज करेंगे, तो ये तो फिर कांस्टेंट रहती है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। अभी मैं हाई लो मेथड आपको पढ़ा के आ रहा हूँ। हाई लो मेथड में मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं तो जो हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट का रेट होता है, और कंसेप्ट ये है कि वेरिएबल कॉस्ट का रेट किसी भी लेवल पर चेंज नहीं होता। तो ये भी सही बात है बिल्कुल। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑल सोल्ड, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर ये अजम्पशन हम यूज़ करते हैं कि जितने यूनिट्स बने हैं वो सारे के सारे बिक जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। तो ये तीनों तो करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है आपका वो ए है। तो 27 के अंदर अगर आप कहें, वो पूछ भी ये रहा है व्हाट इज नॉट एन अजम्पशन मेड इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो ए फिर आपकी राइट चॉइस होती है 27 के अंदर। 28 में आते हैं द एक्चुअल आउटपुट फॉर ए बिजनेस इज लोअर देन दैट फोरकास्ट, कि एक्चुअल आउटपुट जो एक बिजनेस है उसकी लोअर देन दैट फोरकास्ट, कि जो फोरकास्ट किया था उससे कम है एक्चुअल आउटपुट जो आपकी है। विच कॉस्ट वुड नॉर्मली स्टिल बी द सेम एज फोरकास्ट, कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जो सेम रहेंगी, उनमें चेंज नहीं आएगा, चाहे आपका आउटपुट आपकी कम भी हो गई है तो भी नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये इनकरेक्ट है। आपको पता है कि अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अगर आप फोरकास्ट आपने ज़्यादा आउटपुट की थी, आपने कहा था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और कम हो गई है, कम होगी तो फिक्स यूनिट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि आप यूनिट्स कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं फैक्ट्री का रेंट तो वही रहेगा, आपका इंश्योरेंस भी वही पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम 28 की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जब प्रोडक्शन आपने कम करी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएंगी। पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा लेकिन टोटल जो है वो कम हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेंगी, जो भी हम पढ़कर भी आ रहे हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आखिरी सेक्शन में MCQs का जो पेपर है, इसके आखिरी सेक्शन में नॉर्मली इसी किस्म के सवाल रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको ढंग से समझ लेंगे तो अब बाकी के पेपर्स भी आपको आसान लगेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज नहीं होती। तो 2 और 4 अगर हम कहें नॉर्मली स्टिल विद द सेम, तो 2 और 4 हमने देखा कि सेम रहेंगी, और 2 और 4 जो है अगर आप देखें तो सी चॉइस के अंदर इसने दिया है। तो 28 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, के एक मैन्युफैक्चरर है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी $8 की है, और फिक्स कॉस्ट पर एनम जो है $96,000 है। कहता है देयर आर प्लान्स टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय $3 पर यूनिट, के सेलिंग प्राइस को कम कर देंगे 3 से, तो अगर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा
$11 आ जाएगा। एंड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय $1, वेरिएबल कॉस्ट $1 से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, के फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होंगी। व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स के अंदर पूछ रहा है कि कहता है नया ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होगा। तो देखिए इसका आसान तरीका होता है कि सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, तो 4 पर यूनिट CN कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। आप रेशो में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि जब वो यूनिट्स के अंदर पूछेगा तो यूनिट्स में ही रखिएगा इसको। 96,000 ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका है, फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखते हैं और CM पर यूनिट को नीचे रख देंगे। तो फिक्स कॉस्ट $96,000 है आपकी, और पर यूनिट आपने देखा कि 4 आया, तो 96,000 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो 24,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ जाएगा, वेयर यू विल बी आई मीन टू से नाइदर मेकिंग प्रॉफिट नॉट लॉस। तो 24,000 यूनिट्स आपके C चॉइस के अंदर इसने दिए हैं, तो C चॉइस जो है फिर आपकी राइट चॉइस बनती है 29 के अंदर। और 30 में आते हैं, अ कंपनी हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। एक कंपनी है उसने बजटरी कंट्रोल का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के। बजट अगर जब तक आप ना बनाएंगे, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपके घर का बजट है, अगर आप घर का बजट ना बनाएं तो जो कुछ भी आएगा फिर आप उसे खर्च कर रहे होंगे, अनकंट्रोल्ड चीज़ें होंगी, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या खर्च करना है, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो आगे पीछे हो जाएगी। तो बजटरी कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो इससे फिर हम टारगेट्स भी देते हैं अपने लोगों को कि भाई उन्हें करना क्या है, कितनी प्रोडक्शन होनी है, लेबर कितनी इस्तेमाल होगी, तो ये सब टारगेट्स यहीं से आते हैं। वर्कर्स हैव गिवन द फॉलोइंग रीजंस फॉर फेलिंग टू अचीव द बजट टारगेट्स। जो मैं बात कर रहा था कि ये टारगेट्स पूरे नहीं हुए, तो जो वर्कर्स थे फिर उन्होंने कंप्लेंट करी, उन्होंने बताया कि भाई ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ये टारगेट्स अचीव नहीं करे। क्या रीजंस हैं? वी नीड मोर ट्रेनिंग, कि अगर प्रोडक्शन उन्हें करनी थी लेकिन उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। जब उनकी ट्रेनिंग नहीं थी तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उन मशीनों पे उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो गलतियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई। तो पहली कंप्लेंट, द बजट इज़ अनरियलिस्टिक। दिस इज़ वेरी कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग इन बिजनेसेस। हर किस्म के बिजनेस में ये बड़ा अनरियलिस्टिक बड़ा कॉमन है कि बजट जो बनाए जाते हैं नॉर्मली वो अनरियलिस्टिक होते हैं, कि उसमें जो बनाने वाला है वो बहुत सी चीज़ें फिर रियलिटी को नहीं देखता है। एजम्पशंस डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजट तो बना लिया, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आप कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे थे उसकी कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ गई, उसकी कॉस्ट जब आप ख़रीद रहे हैं वो कॉस्ट बढ़ गई। तो बजट अनरियलिस्टिक बिल्कुल हो सकता है। बात सही है कि ये भी सही है कंप्लेंट, जो रीज़न है वो सही है। द बजट नीड्स टू बी चेंज टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल कंडीशंस। जो मैं बात कर रहा था कि एक्चुअल कंडीशंस अब चेंज हो गई हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर आपको अवेलेबल नहीं है जिस रेट पे आपने कैलकुलेट किया था कि मिल जाएगी आपको, मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई चीज़ आपको इंपोर्ट करनी थी अब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरर जहाँ से आप लेते हैं उसने ही कीमत बढ़ा दी है, बिजली के रेट ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक्चुअल कंडीशंस चेंज जब हो जाएगी तो बजट को फिर आप एक्चुअल कंडीशन से आप जिसे कहें कि उसके करीब लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि तमाम चीज़ें फिर चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर आप उसको मैच करेंगे। आपकी एक्चुअल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। बजट बनाते हुए आपने एजम्पशंस जो यूज़ किए थे वही चेंज हो गए हैं, तो अब एक्चुअल कंडीशन से मैच करने के लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसे नॉर्मली रोलिंग एस्टीमेट्स भी कहते हैं। रोलिंग एस्टीमेट्स का मकसद ये होता है कि नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर फिर रोलिंग एस्टीमेट्स बनाए जाते हैं कि एक्चुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम रिवाइज़ करते हैं अपने बजट की फिगर्स को, एंड दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग एस्टीमेट्स। तो एनी हाउ ये तीनों जो रीजंस वर्कर्स ने दिए हैं वो मेक सेंस सही है, तीनों की तीनों जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। विच रीजंस शुड बी कंसिडर्ड व्हेन इवेल्युएटिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस, कि वर्कर की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हुए इनमें से किस रीजंस को कंसिडर करना चाहिए। तीनों को करना चाहिए कि तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, कि उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, बजट अनरियलिस्टिक है इसको देखना चाहिए कि यार हमने बजट जो बनाया था वाकई अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है।
और बजट जो है एक्चुअल कंडीशंस अगर चेंज हो गई हैं, एजम्पशंस आपने कुछ और रखे थे, हालात चेंज हो गए, तो इसको भी देखना चाहिए। तो 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो 30th के अंदर ए चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है। तो ये हमने पढ़ा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो यूज़ हुए हैं टाइम एंड अगेन, ये आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो इसको देखें, प्रैक्टिस करें। अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। कंसेप्ट्स अगर आपके अच्छे नहीं भी हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। और ये बार बार क्योंकि रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो होपफुली ये कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, and you will be in a better position to qualify with A plus in paper 1। तो होप आपकी समझ में आया होगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।